after having discussions on electric current, potential difference, and having understanding of Ohm's law, we have reached the concept of resistance. Now, beta, we know that as per Ohm's law, V is equal to IR, isn't it? And R यहाँ पे क्या है? Constant है, and इसका नाम है resistance. So this is basically R. So let me just write it down that resistance होता क्या है? बेटा रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि जब हम उसमें से करंट पास करते हैं तब वो करंट की फ्लो को रोकता है. तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, इट विल बिकम मोर क्लियर व्हेन आई राइट डाउन द प्रॉपर्टी of a conductor by which it resists the flow of charges through it. और इसी रेजिस्टेंस की वजह से कुछ कंडक्टर हैं, कुछ इंसुलेटर हैं, कुछ गुड कंडक्टर हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स हैं. जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें से करंट पास नहीं करेगा तो वो क्या रहेगा? इंसुलेटर. ठीक है. सो नाउ फॉर्मूला. नाउ V इज इक्वल टू IR. अगर R निकालना है तो R इज इक्वल टू I, जहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो R इज इक्वल टू V अपॉन I. So very clear? Okay. So now we are supposed to have the SI unit. So अब R की SI unit क्या रहेगी? Now write it down. The SI unit of resistance is ohm. अब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, डिफाइन SI unit of resistance और डिफाइन ओहम. सब ओहम हम किसे कहेंगे? सो बेटा अगर हम देखें कि 1 ओहम होगा क्या, जैसे हमने कहा था R इज इक्वल टू V अपॉन I. सो ओहम क्या रहेगा? V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी V एंड I की यूनिट एम्पेयर. ठीक है. सो ओहम क्या होगा जब अगर मैं इस सभी के आगे 1 डाल दूं. सो 1 ओहम क्या रहेगा? 1 वोल्टेज एंड 1 एम्पेयर. यानी कि इफ V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of a resistor is 1 volt. जब V की वैल्यू 1 है एंड उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पेयर. एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पेयर, then resistance is said to be 1 ohm. ठीक है बेटा, 1 ohm. Now applied aspect. So अब अगर आप ध्यान से देखो, कहता है कि अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर दें तो करंट पे क्या होगा? अब आप मेरी बात देखो. Now we know V is equal to IR, है ना? Now R is equal to V बटे I. अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं कि R जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? क्योंकि सेम लाइन में है दोनों. एंड I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? यानी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. एंड सॉरी, I जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, जहां पे I है ना, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो अगर I को हम इंक्रीज करेंगे, R क्या होगा? डिक्रीज होगा. जहां फिर अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो I को क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो बिकॉज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर मैं R को डबल कर दूंगा तो I क्या हो जाएगा?
हाफ हो जाएगा, आई गेट्स हाफ, आई हाफ हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। नाउ व्हाट इज दिस रेशियोस्टैट? सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको फंडा समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा जैसे ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इनवर्सली का ये 1/i। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो वी भी क्या होगा, डबल होगा। अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो आई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, नाउ रियोस्टैट। नाउ व्हाट इज दिस रेयोस्टैट? रेयोस्टैट जैसे वोल्ट मीटर था उसी तरह से रेयोस्टैट एक डिवाइस है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिससे क्या हो सकता है, जिससे हम करंट को रेगुलेट करते हैं, जिसे हम यूज टू चेंज रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अगर हमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, सपोज करो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो अब मैंने क्या क्या रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की कि उसमें से करंट जो है वो पास कर सके। अगर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो उसमें करंट कम पास कर पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट कम पास कर पाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, करंट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इट कैन बी यूज टू रेगुलेट करंट इन अ सर्किट। ऐसे हमें जब करंट को चेंज करना था ओहम्स लॉ में, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम क्या कर रहे थे, वो पहले पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे थे, फिर अब करंट चेंज हो रहा था। लेकिन अगर हमें करंट को चेंज करना है वोल्टेज को बिना छेड़े, तो हम रियोस्टैट से वो काम कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू रेगुलेट करंट इन सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। आपको पता है ना, जब हमने ओहम्स लॉ किया था, पहले हम एक सेल कनेक्ट कर रहे थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हम वोल्टेज को चेंज कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे थे, तो करंट हमारा चेंज हो रहा था। लेकिन अगर हमने वोल्टेज के सोर्स को चेंज नहीं करना और करंट को चेंज करना है, तो हमारे पास कौन सा डिवाइस है, रेयोस्टैट, क्योंकि उससे क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकता है। सो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो हम रेगुलेट कर सकते हैं करंट को विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ कमिंग टू अप्लाइड एस्पेक्ट्स। सो नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमें न्यूमेरिकल नंबर ए, हाउ मच करंट गिवन, क्या रहेगा, पहले करंट निकालना है इलेक्ट्रिक बल्ब से। वी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वी, एंड रेजिस्टेंस भी दे रखा है 1200 ओम। अच्छा, आई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब आई निकालना है एंड आर और V दे रखा है। सो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, V अपॉन आर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है एंड इधर जाके फिर डिवाइड करेगा। सो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। सो आफ्टर दैट कैलकुलेशंस, आई इज इक्वल टू V है 220, वोल्टेज है 1200, सो 1160, एंड अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18। ठीक है बेटा, 0.18, एंड यूनिट क्या रहेगी, एम्पेयर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। ओके, सो दिस इज ओके। सो नाउ आई विल हैव टू एडजस्ट दिस, सो लेट मी, okay, because I have to attempt part 2 also, so I had to adjust the place for part 2। okay, part B। now part B पे गिवन क्या है, अगेन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की एक कॉइल है
जिसमें से V दे रखा है 220। सो गिवन क्या है, V दे रखा है 220 V, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओहम। ठीक है, सो करंट निकालना। तो अगेन फार्मूला, अब हमें पता है I क्या है, V अपॉन R। सो कैलकुलेशन, V कितना है 220 अपॉन 100, करंट क्या रहेगा 2.2 एम्पेयर। ठीक है बेटा, इजी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है। V कितने, 60 वोल्ट है गिवन, एंड करंट क्या है 4 एम्पेयर है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना होगा। ठीक है, सब वो वोल्टेज को चेंज कर रहा है, लेकिन अगर वोल्टेज को चेंज कर रहा है तो मतलब अब हमें हमारे फॉर्म में हमें पता है कि हमें करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस चाहिए। सो जो पहली वाली वैल्यूज है हमारे पास, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब हम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हम इस वैल्यू में, इस पर्टिकुलर केस में फिल करके I निकाल सकते हैं। सो V1 हमारे पास था 60 वोल्ट, I1 था 4 एम्पेयर, V2 उसने हमें दिया है एंड I2 हमें निकालना है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस रियोस्टैट की तो उसने कहीं बात नहीं की, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो सेम ही है दोनों केसेस में, क्योंकि सेम ही इलेक्ट्रिक हीटर है। सो हम पहले इसका R1 निकालेंगे एंड R1 की वैल्यू ही इसमें फिल करेंगे, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि R तो चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट नाउ फर्स्ट केस में क्या है, V is equal to IR, so R is equal to V upon I। so V कितना है 60 एंड बाई 4, सो आ गया 15 ओहम। ठीक है, सो जब हमें करंट निकालना है, सो व्हाट विल वी डू, सेकंड केस, यानी कि जब उसने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, सो अगेन आर, अब V इज इक्वल टू आई आर, निकालना क्या है, अब R हमारे पास है, V हमारे पास है, नया वाला V, I निकालना है। सो I इज इक्वल टू V डैश अपॉन V2 अपॉन R2। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओके, हमने I2 निकालना है ना। ओके, V2 कितना है 120, R2 कितना है 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 एम्पेयर। सो गॉट द पॉइंट। ठीक है ना बेटा। सो नाउ अब हमारे पास आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। तो जब भी आपको पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पूरे का पूरा लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 फैक्टर रहता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, जो मेटल्स हैं उनके पास लेस रेजिस्टेंस है, जो नॉन मेटल्स हैं, या फिर कह लो जो इंसुलेटर हैं, उनके पास हाई रेजिस्टेंस है। एंड नंबर 4, टेम्परेचर। अगर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये है चीज़।
ठीक है बेटा। ना फॉर्मूला रहता है इसको प्रूफ करने के लिए, रेजिस्टेंस। अब देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमें इसमें से ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। सो आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एल अपॉन ए। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रहो। क्या है, रहो। ये रहा रहो। ठीक है। एंड अब ये रहो क्या है, दिस इज रहो, एंड इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है जी। अब आपको रेसिस्टिविटी के बारे में पता चल गया। अब रेसिस्टिविटी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही है। अगर किसी की रेजिस्टिविटी कम है तो वो क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है ना बेटा, ये मेयर है रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टिविटी इज द मेयर ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो अगर R इज इक्वल टू रहो एल अपॉन ए है तो रहो क्या रहेगी, अब ये ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एल इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, है ना। सो R इंटू ए अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला रहेगा रेसिस्टिविटी का, आर ए अपॉन एल। ठीक है। ओके, ऐसा यूनिट। अब देखो रेसिस्टिविटी की ऐसे यूनिट क्या रहेगी, फॉर्मूला क्या है, आर रेजिस्टेंस। ठीक है। ए मतलब एरिया, है ना, एरिया। एरिया क्या होता है, क्या यूनिट, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर। तो ये आ गया कुछ इस तरह। एंड रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, ओहम। सो इसका आ जाएगा ओहम मीटर। सो रेजिस्टर टी की यूनिट क्या रहेगी, ओहम मीटर। अप्लाइड एस्पेक्ट। अब कंडक्टर्स जैसे कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो उनकी रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, उनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम। सो हैव लो रेसिस्टिविटी। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, हाई, उसमें से करंट पास नहीं करता है। Now both resistance and resistivity of matter vary with temperature। टेम्परेचर के साथ